So today we will start. Let me share my screen. Can you see my screen? Yes, sir. So today we will start with the new topic, that is what? The test design techniques. Okay, test design techniques. What is this test design techniques? देखिए, हमने अब तक देखा था कि हमको क्या करना है, टेस्ट सिनेरियोज लिखने हैं और उसके बाद टेस्ट केसेस लिखने हैं। अब देखिए, टेस्ट केस लिखने के पहले कुछ फैक्टर आपको पता होना चाहिए कि टेस्ट केस लिखते कैसे हैं। वो हमने कल देखा कि उसके स्टेप्स होते हैं। वी हैव टू इंक्लूड द एक्सपेक्टेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट, है ना। उसके साथ ही उसका टेस्ट सिनेरियो नंबर, ये सब चीज़ें लिखनी होती है। बट अब एक्चुअल में आप टेस्टिंग करोगे तो आपने जो टेस्ट केस लिखी है स्पेसिफिक, तो आपको लगेगा कि उसमें कुछ डेटा स्टिल मिसिंग है जो मुझे रिक्वायर्ड चाहिए था, या फिर वो टेस्ट केस रिव्यू होने के बाद भी और टेस्टिंग करने के बाद भी कुछ चीज़ें छूट जाएगी। तो वो क्यों छूटेगी? उसका रीज़न है कि आपने प्रॉपर टेस्ट डिज़ाइन टेक्निक्स उसमें यूज़ नहीं की होगी। ओके, तो टेस्ट डिज़ाइन के लिए क्या ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपकी टेस्ट केस जो है, इट शुड बी प्रॉपर टेस्ट केस। ओके, प्रॉपर टेस्ट केस होने के लिए आपको टेस्ट केस डिज़ाइन टेक्निक पता होनी चाहिए। और नेक्स्ट होता है कि मैक्सिमम टेस्ट कवरेज। अब इसका जो मीनिंग है ये मैं आपको बताता हूँ। मैक्सिमम टेस्ट कवरेज मतलब क्या होता है कि कोई फीचर आपको चेक करना है ना। इन गिवन एप्लीकेशन आपको कोई फीचर चेक करना है, तो जब आप कहोगे कि सर या मैम जो भी हो, ये जो मैंने फीचर है ये कम्प्लीटली टेस्ट हुआ है, मीन्स आई कैन से इट्स वर्किंग फाइन एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट। आप जब ये कहते हो तो इसका मतलब आपने सभी पॉसिबल जो भी चीज़ें थी उस रिगार्डिंग दैट फीचर वो आपने टेस्ट की है। ऐसा ना हो कि आपने कहा कि यस इट इज़ पास्ट और आपका टीम लीड उसमें कुछ गलतियां निकाले, दैट मीन्स आपने उसको कम्प्लीटली चेक नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सिंपल कि जो लोगो था, है ना, अपना जो वेबसाइट का लोगो था, फॉर एग्जाम्पल हमने कल देखा था फ्लिपकार्ट, वो आपने बस विजुअली चेक किया कि वो लेफ्ट कॉर्नर में है, बट आपने मिस किया कि उसका फॉन्ट साइज क्या था वो चेक करना भूल गए, या फिर उसका कलर चेक करना भूल गए, है ना, या फिर उसका जो फॉन्ट टाइप है वो चेक करना भूल गए आप। तो इट्स अगेन फेल्यूर, बिकॉज आपने उसमें क्या किया, टेस्ट डिजाइन टेक्निक का यूज नहीं किया कि क्या क्या पॉसिबल, या फिर आपने उसको मैक्सिमम टेस्ट कवरेज के लिए टेस्ट नहीं किया था। ओके, सो द फर्स्ट डिजाइन टेक्निक इज कॉल्ड एज बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। इसको हम कहते हैं BVA। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। आपको टेस्ट डिजाइन टेक्निक पूछते ही पहला क्वेश्चन आएगा, डू यू नो अबाउट बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस? ओके, डू यू नो दी वैल्यू एनालिसिस? अब बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस क्या है वो एक बार समझ लीजिए। ओके, सिंपल एग्जांपल मान लीजिए कि एक बॉक्स में, इन अ बॉक्स वी in box, okay, input box we have to put the age, we have to put the age of the user, और एज की लिमिट उन्होंने रखी है 18 to 56 मान लीजिए। अब मुझे बताइए गेस करके कि मुझे कितने वैल्यूज एज के पॉसिबल चेक करने होंगे इस टेस्ट केस को लिखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक टेस्ट केस है, उसमें कोई बॉक्स है ना, इज देयर एनी बॉक्स एंड आई हैव टू चेक कि वो प्रॉपर एज की वैल्यू ले रहा है कि नहीं। और रिक्वायरमेंट में उसका रिक्वायरमेंट दिया था कि एज शुड बी फ्रॉम 18 to 56। तो बताइए आप अभी कितने टेस्ट केस लिखोगे आप? 49. 49, ओके, 49। अगेन एनी गेस? एनी गेस? 2. 2. 2, ओके, एनी गेस? 3. 3,
एनी गेस? 5. 5. अगेन एनी गेस? 10. 10. तो ये रैंडम नंबर है तो मत बताइए, लॉजिक बताना है इसके पीछे, है ना, मैं पूछूंगा तो। 3 3 3. ओके, तो चलो इतने मान लेते हैं हम, ये इतने पॉसिबल ऑप्शन आपने बोले। अब जिसने 49 बोला उसने क्या लॉजिक लगाया बता सकते हैं आप? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड 49? सर वो मिनिमम से कम नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा है क्या? हाँ, देखिए एज लिमिट मैं क्या रखता हूँ कि यूजर की एज लिमिट 40 मतलब 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 56 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो लिमिट दी है ना मैंने ये। तो आपने कहा कि मैं 49 वैल्यूज पुट करके टेस्ट केस को चेक करूंगा, और मेरी टेस्ट केस भी है माइन टेस्ट केस इज टू, सॉरी, टेस्ट केस जो मेरी टेस्ट केस है वो है वेरीफाई द यूजर कैन गिव द एज इन एज बॉक्स। तो आप बोल रहे हो कि इस टेस्ट केस को मुझे चेक करने के लिए कितने डेटा देने होंगे? आप कह रहे हो 49, है ना, यही हुआ ना मीनिंग आपका? Yes, sir. ओके, So so the it's age wrong. from 18 and till 56 we'll check individually. ओके, समवॉट आपका लॉजिक सही है बट इट्स रॉन्ग आंसर। जिसने 2 कहा है वो बता सकते हैं क्या? अल्टीमेटली आपने कहा 18 एंड 56, राइट? आई थिंक करेक्ट। जिसने भी 2 कहा होगा, Sir, 0 to 17 and another is less than 57. 57. अरे नहीं नहीं, आपको तो वैल्यू देना है ना यार, तो 0 to 17 मतलब आप 17 इनपुट दोगे, यही मीनिंग हुआ ना उसका। इनपुट तो एक ही देना पड़ेगा ना यार, बॉक्स में तो आप एक ही डालोगे ना, ऐसे थोड़ी डालोगे 0 to 17, नहीं पुट कर सकते हो ना। Are you getting what I'm saying? less than 18 हम्म, greater than 56. मतलब 2 वैल्यू बस, राइट? एनी 2 वैल्यूज यू विल ट्राई टू इनपुट, राइट? यू आर सेइंग बराबर है कि नहीं? हाँ बराबर। ओके, ये आपका एज बॉक्स, यहाँ पे मुझे एज इनपुट करनी है ना, जस्ट नंबर इनपुट करना है। तो आप कह रहे हो कि 2 वैल्यू। जिसने 3 कहा था उसने क्या लॉजिक बता सकते हैं? व्हाट लॉजिक यू आर थिंकिंग बिहाइंड इट? इसने बताया क्योंकि 18 टू 56 के बीच में एज होना चाहिए, लेकिन क्या है हमें लॉजिक ये नहीं पता है जो कंडीशन है वो 18 एज इज ग्रेटर देन 18 और ग्रेटर देन इक्वल टू 18। दैट्स व्हाई हम लोग सर 18 भी पुट करेंगे और 56 भी पुट करेंगे और उसके बीच का पुट करके चेक करेंगे। ओके, चलो अब मैं बोलता हूँ यहाँ पे पॉसिबल कितने वैल्यूज बनते हैं, और ये जो पहला है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, ये क्या बताता है आपको? ओके, ये क्या बताता है? देखो, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में आपको बाउंड्री दी है, यानी एक वैल्यू दी है मिनिमम, जो कितनी है, मिनिमम वैल्यू कितनी पुट कर सकते हो आप? 18, उससे कम नहीं कर सकते हो, करेक्ट? देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू यू कैन पुट? इट्स अ 56, मानते हो? सॉरी 56। अब इन दोनों के बीच में 18 टू 56 का है, तो मैं ये भी चेक कर सकता हूँ मिनिमम प्लस 1 कितना हुआ? 19। आई कैन चेक, राइट? ये इन्होंने दोनों के बीच में रेंज का है। देन नेक्स्ट मैं कहता हूँ मैक्सिमम -1 चेक कर सकता हूँ मैं, यस, दैट इज वैलिड। वो कितना हुआ? 55। तो ये जो 4 मैंने वैल्यूज लिखे हैं, ये वैलिड टेस्ट केस माने जाएंगे, हाँ या नहीं? जो हम कहते हैं पॉजिटिव सिनेरियो या फिर वैलिड डेटा इनपुट करना, तो ये 4 वैल्यू वैलिड डेटा बता रहे कि नहीं? अगर मैं इस बॉक्स में ये 4 वैल्यू डालूं तो एवरी टाइम मेरी टेस्ट केस पास होगी, करेक्ट? होगी कि नहीं होगी? Yes. ओके, अब इनवैलिड डेटा देख लीजिए। इनवैलिड डेटा क्या होगा? मान लीजिए मिनिमम -1 कर रहा हूँ, क्या वैल्यू आएगी? 17। मिनिमम वैल्यू मेरी 18 है ना? यहाँ पे समझ लीजिए नीचे आ गया। ओके, और नेक्स्ट क्या होगा? मैक्सिमम +1, ये कितना होगा?
57, ये दोनों वैल्यू इनवैलिड है, मानते हो आप? मतलब नेगेटिव टेस्ट केस लिख रहे, मतलब नेगेटिव डेटा दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, यस और ये दोनों इसमें ये फेल होना है, मानते हो कि नहीं? यस तो देखिए आप टेस्ट केस लिख रहे हो, तो जो इनपुट डेटा था उसमें आपको ये 6 वैल्यू अगर आप टेस्ट करोगे तो भी आपका पूरा टेस्ट कवरेज हो रहा है, मानते हो? देखिए आप बोलोगे कि सर मुझे आप फ्रॉम 19 टू 55 ही इंडिविजुअल वैल्यू डालनी है, तो वहाँ पे टेस्ट केस पास ही होगी, बिकॉज आपका मिनिमम +1 पास हुआ और मैक्सिमम -1 भी पास हुआ ना। तो आप अननेसेसरली इतने इनपुट डेटा क्यों दोगे? 19, 20, 21, 22 इतने डेटा नहीं देने की कोई जरूरत है आपको, वो अल्टीमेटली पास ही होगा। बिकॉज देखिए 19 से 55 तक एक एक वैल्यू बढ़ाने से पास होना का क्यों रीजन है? बिकॉज 55 पे भी पास हुआ था वो और 19 पे भी पास हुआ था, राइट? और फिर भी आप अगर मानोगे कि मुझे नहीं सर 1+1+ एज देना ही है, तो वो आपका बस टाइम वेस्ट होगा और आपके एफर्ट वेस्ट होंगे। बिकॉज जब इसका कोड लिखा होगा डेवलपर ने, तो उसमें उसने +1+1+1 अप टू 55 एक लॉजिक दिया था, तो पास होना ही है वो, क्योंकि एडिशन के लॉजिक में तो प्रोग्राम कभी गलत नहीं करेगा। ओके, बस उसका जो मिनिमम मैक्सिमम का था लॉजिक, उसमें गलती हो सकता है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बाउंड्री के वैल्यू को ही एनालिसिस कर रहे हैं। बाउंड्री की वैल्यू क्या थी? 18, उसके पहली वाली वैल्यू क्या होगी? 17, बाउंड्री की मैक्सिमम वैल्यू थी 56, उसके पहले वाली और आखिरी वाली 57, 55, 18 के पहले 19, 17, दैट्स इट। तो अगर आप इसकी टेस्ट केस लिख रहे हो, तो ये मैक्सिमम 6 वैल्यू के साथ आप कंप्लीट टेस्ट केस कवरेज कर सकते हो। मतलब आप अगर आप ये 6 वैल्यू के साथ टेस्ट करोगे तो आपकी गलती नहीं होगी टेस्ट केस में। और देखिए एज ए यूजर भी आप इतने वैल्यू देख सकते हैं। देखो 18 पे फेल हो रहा है, सॉरी 17 पे फेल हो रहा है, दैट मीन्स वो 16 पे भी होगा, 0 पे भी होगा। सो व्हाई टू पुट द वैल्यूज फ्रॉम 0 टू 16 और 0 टू 17? उसका कुछ मीनिंग नहीं बनता है। सभी को क्लियर है ये कंसेप्ट कि किसी को कोई डाउट है? सर बोलिए। मैक्सिमम -155 है ना, तो वो अगर हम 56 चेक कर रहे हैं तो वो भी पास हो ही जाएगा ना 55? हाँ, तो बट मिनिमम हम क्यों सकते हैं कि बाउंड्री के पहले और बाउंड्री के आखिरी भी चेक करना पड़ेगा ना। अब किसकी एज होगी 55.6, तो कभी कभी वो गलती हो सकता है कि आपका जो आता है ना मंथ, ईयर, डे है ना, आपका ईयर 33 ईयर 4 मंथ 6 डे आता है ना, कभी कभी वो फेल हो सकता है ना। तो इसलिए हम बाउंड्री की तीनों वैल्यू चेक करते हैं, मतलब बाउंड्री के पहले एक, बाउंड्री की एक और बाउंड्री की बाद की एक। सिंपल याद रखिए, है ना। आपकी बाउंड्री है, फॉर एग्जांपल ये कोई बाउंड्री है आपकी, ये अपर बाउंड्री, ये लोअर बाउंड्री है, अपर बाउंड्री है। तो यहाँ पे आपको +1 करके भी एक चेक करना है, इटसेल्फ बाउंड्री की वैल्यू चेक करना होती है, और -1 एक चेक करनी होती है। यहाँ पे भी सेम, मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम -1 चेक करना है, मैक्सिमम की वैल्यू भी चेक करनी है, और मैक्सिमम +1 चेक करना है। सिंपल। अगर कोई बाउंड्री वाला हो ना, कंडीशन 2 एज या कोई नंबर पुट करना है, तो ये 6 डिजिट, ये 6 भी आप इनपुट करोगे डेटा, तो आपका टेस्ट केस कंप्लीट कवरेज होगा, 100% कवरेज। कोई डाउट है इसमें? मतलब सर हर बार बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में 6 टेस्ट केसेस सफिशिएंट? सॉरी, 6 टेस्ट केस नहीं कहते हम उसको, टेस्ट केस तो एक ही होता है, बट आपका जो इनपुट डेटा था ना, या दैट इनपुट डेटा यू हैव टू चेंज एज अ 6 टाइम। मतलब आप इसको कितने बार टेस्ट कर रहे हो? 6 टाइम्स। आपको कंसेप्ट पता है रीटेस्टिंग मैंने कहा था? यस रीटेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग। यस। तो रीटेस्टिंग का और एक है, हमने रीटेस्टिंग क्या कहा था कि जब डिफेक्ट आता है हम उसको फिक्स करने के बाद रीटेस्ट करते हैं। अब इसका डिफेक्ट तो आया नहीं, फिर भी आपने टेस्ट केस कितने टाइम रीटेस्ट किया? 6 टाइम, राइट? किया कि नहीं? अलग अलग 6 इनपुट से 6 बार टेस्ट किया ना इसको? यस। या सो अगेन इट विल लीड टू मोर योर एफर्ट एंड टाइम। सो इसको भी हम कुछ दिनों के बाद ऑटोमेट कर देंगे। ऑटोमेटिकली सिस्टम ये 6 वैल्यू पुट करेगा और उसको पास करेगा। फॉर एग्जांपल 6 टेस्ट केस के लिए आपको मैन्युअल करने के लिए 15 मिनट्स लग रहे हैं, तो विद इन ऑटोमेशन में 1 मिनट में एग्जीक्यूट हो जाएगा, सभी 6 वैल्यू के साथ। ओके, ये हम बाद में देखेंगे।
और सर बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस सिर्फ अर्थमेटिक कैलकुलेशन है, वहीं पे हाँ, जहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा होगा ना, न्यूमेरिकल डेटा। जैसे एज होगा या फिर क्वांटिटी हम ऑर्डर करते हैं ना, कि मैं अब आपको देखो फ्लिपकार्ट पे कभी कभी लिमिट होती है कि आप यूजर मैक्सिमम क्वांटिटी 2 से 10 तक ले सकते हो, तो वहाँ पे आपको ये बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। अब जहाँ पे Okay. अर्थमेटिक ऑपरेशन है वहीं पे बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस यूज किया जाएगा। वहीं पे यूज किया जाएगा। ओके, इसमें कोई डाउट है? सर नेगेटिव वैल्यू और डेसिमल वैल्यू टेस्ट नहीं करना चाहिए? अब एज निगेटिव हो सकती है क्या दोस्त? एक लॉजिक लगेगा, आपको एज चेक करना है 18 to 56, आप निगेटिव 2 एज देके क्या चेक करोगे? बट यूजर तो नाइव भी हो सकता है ना, वो मिस्टेक कर सकता है। अरे देखो, वो तो नेगेटिव टेस्टिंग में तो आप इतने इनफाइनाइट वैल्यू चेक कर सकते हो कि उसको कोई लिमिट नहीं है। यूजर नेगेटिव वैल्यू भी दे सकता है, मान लिया मैंने, बट वो टेस्ट केस आप चेक भी करोगे और नहीं भी चेक करोगे तो आपको बिजनेस तो नहीं पूछेगा, क्लाइंट पूछेगा नहीं ना कि आपने नेगेटिव 2 के साथ चेक किया है क्या। सिंपली आप आंसर दोगे इट्स नॉट नीडेड। मैं मानता हूँ कि नेगेटिव 2 यूजर डाल सकता है, देखो यूजर को चेक करना है या यूजर को कुछ भी करना है तो -2 कुछ भी डाल सकते हैं वहाँ पे, आई एग्री। बट आपने ये टेस्ट नहीं किया तो आपको बिजनेस पूछेगा कि व्हाई यू आर नॉट टेस्टेड विद -2 एज ए एज वैल्यू, कैन यू आस्क? Actually, sir, not any particular age. When number start with 1, then automatically we will use -1, 0 and +1. नहीं, अरे बट ये मान रहा हूँ मैं, -1, 0, +1 ये आप यूज करोगे, बट -1 का एज से कुछ रिलेशन है कुछ? Yeah, आप you are logic right, लगाइए। sir. But when value is starting with 1, then we will start -1, 0 and +1. नहीं, देखो आप क्या कर रहे हो, आई नो कि यहाँ पे +1 -1 ये लॉजिक लगा है, बट ये वैलिड इंटीजर के लिए गया है। अगर आप 0 ले रहे हो, फ्रॉम 0 to 18 एज लेना है मुझे, तो आप मिनिमम वैल्यू 0 +1 यहीं से स्टार्ट करोगे, बिकॉज -1 एज के लिए या -1 क्वांटिटी के लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। यू कैन टेस्ट इट, मैं नहीं कहने कर रहा हूँ, आप 6 उसको वैल्यू चेक कीजिए, बट वो -1 आपने चेक भी नहीं किया। BVA value is 5. किसमें 0 to? हाँ करेक्ट, आपके 5 डेटा, यस आपके 5 ही डेटा होंगे उसमें, इनपुट डेटा ना, Yes. और आप 6 से भी कर सकते हो तो कोई उसको गलत नहीं कहेगा, बट अननेसेसरी वो आपका जो -1 का जो टेस्ट केस आपने किया एग्जीक्यूट, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। मीन्स बिजनेस या आपका टीम लीड इसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देगा। तो आप मान लीजिए कि आप हर समय 6 टेस्ट करोगे, मतलब 6 बार टेस्ट करोगे, 5 बार करोगे, देन आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट रॉन्ग, ओके इट्स करेक्ट, नो इशू, बट एज अ टेस्टर आप वही सोचोगे ना, मैंने पहले दिन से कह रहा हूँ कि एज अ टेस्टर कुछ चीजें आपको लॉजिकली भी थिंक करनी है ना, यू हैव टू थिंक समवॉट लॉजिकल। देखो, क्योंकि आपको टेस्टिंग के लिए उतना ही समय दिया जाएगा जितना है एक्चुअल में, फिर उसमें आप कितना टेस्ट कवरेज करना चाहते हो, टेस्ट कवरेज कितना करना चाहते हो वो इम्पोर्टेंट है। तो आपने ये 5 वैल्यू भी डाल दी, फॉर एग्जाम्पल आपकी लिमिट होगी 0 to 18, तो आपने 5 वैल्यू के साथ टेस्ट किया, स्टिल योर टेस्ट कवरेज इज 100%, और आपने 6 वैल्यू मतलब -1 पुट करके भी किया, स्टिल योर कवरेज इज 100%। तो आप सोचो फिर आपको कौन से पैटर्न से जाना है ना? गॉट इट सर? Yeah, got it. बोलिए सर बोलो। फिर से एक बार एक्सप्लेन करेंगे प्लीज? देखो आप रिकॉर्डिंग देख लेना ना दोस्तों, क्योंकि आपने जो अभी पूछा है ना, तो उसको मैं सिंपल में बोल सकता हूँ कि बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में आपको 2 वैल्यू दिए जाएंगे फ्रॉम, अगर मान लो एज है आपकी 18 से 56 पुट करनी है आपको, तो आपको लोअर लिमिट क्या है 18, तो उससे -1 खुद 18 और 18 +1, मतलब ये 3 वैल्यू चेक करने हैं लोअर बाउंड्री पे, और हायर बाउंड्री मतलब 56 अगर एज होगी तो 56 -1 55, 56 itself as a higher value, और 56 +1 57, that is maximum +1। ये टोटल 6 वैल्यू चेक करने होते हैं बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में। और उसके बाद मैंने एक स्टूडेंट ने पूछा था, तो अगर 0 to 18 होगा तो वहाँ पे भी 6 इनपुट लेना है कि नहीं लेना है। अगर आप 6 इनपुट ले रहे हो फिर भी इट्स करेक्ट, और अगर आप 5 ले रहे हो कि मान के लॉजिक की -1 ये एज नहीं होता है किसी का, अगर आप 5 इनपुट दे रहे हो तो भी वो वैलिड है। ओके शॉन? सर सॉरी बट समझ में नहीं आ रहा था सर।
मैंने आपका होने दिया। ओके, आपको क्या समझ में नहीं आया, एक बार बताइए। मतलब वो ओके चलो श्रवण, आप म्यूट मत होना, अनम्यूट रखिए, आपको मैं सवाल पूछता हूँ, है ना। हाँ देखो यहाँ पे एक इनबॉक्स, ये एक ऐसा बॉक्स है, और यहाँ पे आपको एज चाहिए, एज इनपुट करना है, ऐसा कर्सर आएगा और आपको एज डालना है, और यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि एज आपकी 18 से 56 इतनी हो सकती है बस। तो आप बताओ मुझे यहाँ पे कौन से वैल्यू डालना पड़ेगा आपको चेक करने के लिए। बोलिए, मुझे तुरंत बोलिए वैल्यूज कौन से रखने हैं। वही समझ में नहीं आ रहा सर। अरे सिंपल है ना, फॉर एग्जाम्पल चलो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है आपको। ओके, हाँ स्क्रीन दिख रही है आपको। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है आपको, और मोबाइल नंबर कितने डिजिट का होता है? 10 डिजिट। 10 डिजिट का होता है। तो अभी आपको टेस्ट केस करना है यहाँ पे कि यहाँ पे मुझे कितने डिजिट डाल के देखने हैं ताकि ये टेस्ट केस पास होगी या फेल होगी। ओके, तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पे आप मान लीजिए ये नहीं है आपका, ये जो है मोबाइल नंबर की फील्ड है, तो आप कितने डिजिट का मोबाइल नंबर डाल के वैलिडेट करोगे कि यहाँ पे वो सही से चल रहा है कि नहीं। 1 से 10 तक। मतलब एग्जांपल दो मुझे, आपका मोबाइल नंबर क्या है बताइए, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। आपका एक डिजिट का मोबाइल नंबर होगा ना कुछ? 10 डिजिट का। हाँ बताइए। 86 हम्म 57 हम्म 64 हम्म 32 हम्म 77। अगर ये मोबाइल नंबर आप वहाँ पे पुट करोगे तो टेस्ट केस पास होगा आपका? यस मानते हो? यस। ओके ओके, मुझे और एक वैल्यू बताए कि जिससे टेस्ट केस फेल होगा। मोबाइल नंबर की एक वैल्यू बताना। 8657 8657 खत्म। बस खत्म कर दिया। 4 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है ना आपको। ओके, और कुछ वैल्यू है जिससे फेल होगा टेस्ट केस? 86 और कोई वैल्यू है जिससे टेस्ट केस फेल होगा? 865764 865764 और कोई है? 32 तक। चलो मतलब आप बोल रहे हो कि 32 मतलब 8 डिजिट का मोबाइल नंबर डाल रहे हो ना? हाँ और कोई है वैल्यू जिससे फेल होगा? 9 डिजिट्स। गुड, और कोई वैल्यू है? नो। क्यों नो? और भी तो वैल्यू है, आपने 2 डिजिट बताया, 6 डिजिट बताया, 3 कहाँ पे है, 4 कहाँ पे, 5 कहाँ पे? 3 4 है ना, 3 एक डाल सकते। 3 और बताइए। 5 डिजिट नहीं ले सकता मैं? 5 ले सकते। ओके, तो आज आप टेस्टर हो श्रवण। ओके, आपको टेस्ट करना था यहाँ पे कि मोबाइल नंबर की कितने वैल्यू लेके आप इसको पास कर सकते हो या फेल कर सकते हो। तो आपने ट्राई की इतनी सभी वैल्यू, है ना? यस। जितने भी है 1 2 3 4 5 से कितने पॉसिबिलिटीज आपने ट्राई किए, बस पास तो हो रहा है यहीं पे, वो इसमें पास हो रहा है ना बस। हाँ बाकी सब में क्या हुआ है? फेल हुआ है ना वो। ओके चलो श्रवण, आप तो अभी अनम्यूट रखो, और मुझे बस कोई ये बताना कि इस मोबाइल नंबर को चेक करने के लिए मुझे कितने वैल्यू चाहिए होंगे एक्चुअल में? 3। मतलब 3। क्या सर? इस मोबाइल नंबर के फील्ड को चेक करने के लिए मुझे कितने वैल्यू इनपुट करके चेक कर सकता हूँ मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम छोड़ो, मिनिमम बताइए मुझे। 8 सर। कितने? 8। ओके, मैं मिनिमम बोल रहा हूँ। मिनिमम कितने वैल्यू? चलो इसके पहले लिखता हूँ, मिनिमम कितने वैल्यू पुट करने मुझे? सर बोलिए। 4। ओके -1 and 10 + 1। ओके,
10 प्लस सर 1 10 मिनिमम ऐसा तो 4 वैल्यूज हाँ मिनिमम मिनिमम वैल्यूज 4 क्यों सर? वैसे तो एक भी कर सकते हैं। 7 रुकिए ना, मैंने आपको नहीं पूछा क्वेश्चन ना अभी, आप थोड़ी देर रुकिए। आपका क्वेश्चन था ना, वो आपने खत्म कर दिया यहाँ पे आंसर देके। अब मैं ये क्वेश्चन अदर लोगों को पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे मोबाइल नंबर मुझे वैलिडेट करने के लिए कितने मिनिमम वैल्यू पुट करके चेक करना है टेस्ट केस के लिए, बताइए। 4 3 बताइए। 3 वैल्यूज सर, 3 वैल्यूज। 3 वैल्यूज ओके। और चलो 3 वॉज द करेक्ट आंसर। अब मैं कैसे बताता हूँ, देखो ये एज इनपुट नहीं है ना मेरे दोस्तों। आपको सभी को पता है कि मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है कि नहीं? यस सर। मानते हो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है? यस सर। तो आपने एक वैल्यू लिया 10 डिजिट का मोबाइल नंबर जिसमें वो पास हो रहा है, बिकॉज आपको पता है कि 10 डिजिट से ज्यादा भी नहीं होता है और कम भी नहीं होता है। मानते हो कि नहीं? यस सर। ओके एक टेस्ट केस में आपने 9 डिजिट का मोबाइल नंबर डाला, 100% ये फेल होना है, यस। होना है कि नहीं? तो आप बताइए फिर आप 0 से लेके 8 तक 0 to 8 डिजिट वाला मोबाइल नंबर क्यों ट्राई करोगे यार, जब आपको पता ही क्यों फेल होना है? फेल तो होगा ना यहाँ पे, क्योंकि 9 पे फेल हो रहा है, तो 0 to 8 में 100% फेल होगा वो, होगा कि नहीं? श्रवण यस। श्रवण फेल होगा कि पास होगा यहाँ पे? फेल होगा सर। फेल होगा। तो आपने जितने मुझे कॉम्बिनेशन बोल रहे थे तो आपको यहीं पे रुकना चाहिए था। आप 8 डिजिट डालिए, 9 डालिए, तीनों डालिए। आपको बोलना चाहिए था कि सर इस सभी में तो फेल होना है, जो कि फेल हो रहा है। उसके बाद भी आपने मान लिया कि चलो 10 तो पास हो रहा है, तो ग्रेटर देन 10 वाला होगा, मोर देन 10 वाला जो होगा उसमें पास होगा ही है, फेल होगा। फेल होगा। फिर आपने अगर मुझे कॉम्बिनेशन बता दिया होगा कि सर 11 डिजिट वाला मोबाइल नंबर डालते हैं, 12 वाला डालते हैं, तो वो भी तो फेल होना था, होना था कि नहीं? यस। तो एज अ टेस्टर आप मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम टेस्टिंग करने के लिए कौन से वैल्यू चेक कर रहे हो दोस्तों? सिंपल आपको ये 3 वैल्यू ही 3 इनपुट देना था बस मोबाइल नंबर के लिए। मिनिमम बोल रहा हूँ ना, अब मैक्सिमम के लिए आप फिर यार इनफिनिट दो, मैं कुछ नहीं कह सकता उसको। ओके नोबडी विल स्टॉप यू। +1 +2 और जो वैलिड डाटा है वो आप +1 +2 यार आप हमेशा वो कंसेप्ट क्यों लगा रहे हो? अब मोबाइल नंबर के लिए +1 -1 का कंसेप्ट क्या बनता है? जब मोबाइल नंबर फिक्स 10 एक ही वैल्यू होनी चाहिए ना, 10 डिजिट वाली। तो इसके लिए आप लगाइए, मैं नहीं कह रहा हूँ आप -1 +1 लगाइए, मतलब आप एक 9 डिजिट के साथ कीजिए, एक 11 डिजिट के साथ कीजिए, बट यहाँ पे बाउंड्री वैल्यू नहीं दी ना, आपको एक ही वैल्यू पता है ना, मोबाइल नंबर शुड बी ऑफ 10 डिजिट। तो आपने +-1 लगाए तो वो 3 ही हुए ना उसके, ये हुआ -1 वाला और ये हुआ +1 वाला, बराबर है कि नहीं? अब इसके बाद आप कितने भी वैलिड इनपुट मतलब इनवैलिड इनपुट दीजिए, वो मैक्सिमम की कैटेगरी में आएंगे और उसको मैं कोई नहीं रोक सकता। आप टेस्ट करो, मैं कोई नहीं बोलूंगा आपको कि मत कीजिए आप, बट आपको एज ए टेस्टर कम से कम ये 3 वैल्यू के साथ तो चेक करना ही था। श्रवण आपका डाउट क्लियर हुआ? यस सर। इसको हम कहते हैं बाउंड्री वैल्यू। बाउंड्री मतलब क्या थी? 10 वाज योर वैल्यू और उसकी बाउंड्री क्या थी? -1 +1, जो कि हमने कहा 9 डिजिट वाला एक बार मोबाइल नंबर चेक कर रहा हूँ मैं, और मोर देन 10 मतलब फ्रॉम 11 to इनफिनिट। श्रवण इट्स क्लियर नाउ? यस सर। चलो, और किसी को डाउट है इसमें? शुड आई रिपीट इट? नो सर। देखिए आप, मैं डे 1 से कहूंगा कि एज अ टेस्टर आपको काफी लॉजिकल आपको माइंड चलना चाहिए, अदरवाइज आप भी काम करोगे और आपका दोस्त भी काम करेगा, बट उसका काम 2 दिन में हो जाएगा और आपको 4 दिन लगेंगे, बस इतना ही फर्क होगा। ओके, और ये प्रैक्टिस से आएगा, नो वरीज कि मुझे डे 1 से ये सीखना है क्या। आप बस प्रैक्टिस करिए, फिर थिंकिंग करिए। सो फर्स्ट इज व्हाट द बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। ये क्लियर हुआ सभी को? इसमें कोई डाउट है? ओके, नेक्स्ट व्हाट? इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग। ओके, स्क्रीन विजिबल नहीं। हाँ एक मिनट है दोस्तों, एक मिनट दीजिए मुझे।
अब विजिबल है? यस सर। जी सर। इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग, है ना? ये है आपकी सेकंड टेक्निक। अभी सेकंड टेक्निक समझने के लिए काफी इजी है। इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग, इसमें क्या करते हैं हम? दो पार्ट करते हैं। एक होता है इनवैलिड और दूसरा होता है वैलिड। दूसरा होता है वैलिड। आप एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल था, आपको क्या डालना है? एक ईमेल आईडी डालना है। यू हैव टू पुट योर ईमेल आईडी। अब मैं यहाँ पे वैलिड इनवैलिड ये वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए। आपको एक बॉक्स में, जैसे फ्लिपकार्ट का ही था, यहाँ पे मान लीजिए फ्लिपकार्ट का ही था, यहाँ पे देखो ईमेल आईडी भी उसने कहा है। दिख रहा है सभी को? इट्स ऑल्सो आस्किंग ईमेल आईडी ऑल्सो यू कैन पुट। यहाँ पे उसने वैलिड ईमेल ऐसा कुछ वर्ड नहीं किया है ना, तो मैं भी वो यूज नहीं कर रहा हूँ। बस मुझे ईमेल आईडी पुट करना है। अब ईमेल आईडी आपको पता होता है कैसे होता है? ABC या जो भी होंगे नंबर होंगे या जो भी अल्फाबेट्स होंगे, है ना? आप जो भी स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हो उसमें, जो भी हो, @ छोड़ के जो भी परसेंटेज ऐसा यूज कर लीजिए। और यहाँ से होगा आपका डोमेन @gmail.com। करेक्ट? ऐसा मेल आईडी आपने बनाया हुआ है और आप यूज कर रहे हो, तो ये किस कैटेगरी में आएगा? ये आएगा वैलिड कैटेगरी में आएगा। करेक्ट? हाँ या ना? और एक ईमेल आईडी है, यही ईमेल आईडी है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ABC जो भी ऊपर लिखा है सब, और इसको आपने बस इतना ही लिखा @ और डोमेन स्पेसिफाई नहीं किया gmail.com या जो भी है, तो ये कहाँ पे आएगा दोस्तों? इनवैलिड में आएगा। मानते हो? यस सर। सिंपल। यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग मतलब सिंपल हम दो पार्ट बना रहे हैं ना, एक वैलिड और एक इनवैलिड। अब आप कल जाके बोलोगे मैं 1 2 3 @gmail पुट करता हूँ, ये भी वैलिड माना जाएगा। मैं ABC @gmail पुट करता हूँ, ये भी वैलिड माना जाएगा। मैं ABC 1 2 3 @gmail पुट करता हूँ, ये भी वैलिड माना जाएगा। अल्टीमेटली इसका रीजन है कि ये एग्जिस्ट होंगे तो, और ये एग्जिस्ट, जैसे जीमेल ने कुछ रूल नहीं लगाया होगा कि आपको @ के पहले क्या लिखना है, तो ये सभी वैलिड माने जाएंगे आपके। करेक्ट? करेक्ट और नॉट? यस। So this complete part we can say it's a one part is called as a valid। तो मैंने इक्विवेलेंस मतलब ये सभी को मैं इक्विवेलेंट मानता हूँ, एक लगभग एक जैसी है, बिकॉज ये वैलिड माने जा रहे हैं। नॉट सेम टू सेम एज 1 2 3 ABC। आप कहोगे 1 2 C और ABC तो डिफरेंट है सर, बट इन सभी को वैलिड कैटेगरी में मान लो तो इक्वल हुए ना, इक्विवेलेंट हुए एक दूसरे के लिए। बराबर? और विदाउट डोमेन वाला होगा या @ तक होगा या बस ABC होगा तो इनवैलिड माना जाएगा। फिर ये इनवैलिड में क्या क्या आएगा? आपका ABC आया, बस ABC आया, या फिर ABC @ तक आया, या फिर ABC @ बस Gmail था, उसका कंप्लीट डोमेन नहीं लिखा, तो ये ऊपर के सभी जितने ये आ रहे हैं ना, ये इनवैलिड में आएंगे। और ये एक दूसरे के लिए समान ही है, बिकॉज @ वो सब इनवैलिड की कैटेगरी में फॉल हो रहे हैं। मानते हो? सो इन इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग वी आर जस्ट ट्राई टू फोकस कितने पार्ट बनते हैं। तो जनरली हम चेक करते हैं वैलिड और इनवैलिड ही चेक करते हैं, है ना? तो देखो आप इसको लॉजिक लगाइए कि जहाँ पे एज वाला आएगा वैल्यू, या फिर मोबाइल नंबर वाला आएगा, या फिर जहाँ पे न्यूमेरिक डेटा वाला आएगा, वहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग लगा के कोई फायदा है क्या? नो सर। वहाँ पे आपको बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस ही लगाना पड़ेगा। देखिए लॉजिक लगाइए। आप कहोगे कि सर मैं यहाँ पे एज वाला लगा सकता हूँ क्या? लगाइए बिंदास। आपके दो ही वैल्यू मिलेंगे आपको, वैलिड वाले इनवैलिड वाले। ग्रुप मिलेगा आपको, जो आपने कहा था ना अभी 0 to मतलब 59 वैल्यू के साथ मैं चेक करूंगा, तो आपका वैल्यू हुआ 18 19 20 ये सभी जितने हैं अप टू 56 ये सब वैलिड में आएंगे। बराबर? और इनवैलिड में क्या होगा आपका 0 to आप 0 से लेके आप मान लीजिए कहाँ तक 17 तक, और यहाँ से होगा आपका 57 से लीजिए मान ले 57 से लेके तो
कहाँ तक होगा? इन्फिनिटी। अब इसके लिए मैं कोई लिमिट नहीं बताऊंगा। हो गए ये दो पार्ट। यस सर। बट देखो, आप लॉजिक लगाओगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन लगाने का कोई मतलब नहीं होता, बिकॉज स्टिल आप टेस्टिंग के लिए बस बोलोगे नहीं कि सर मैं 19 और 17 लेके चेक करता हूँ। स्टिल आपको कोई पूछेगा सर 18 तो लिमिट थी, 18 के लिए चेक किया आपने, फिर आप और 18 के लिए चेक करोगे। सो इसलिए जब न्यूमेरिकल वैल्यू का कंसेप्ट आएगा तो आपको बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस लगाना है, और वो भी कुछ लॉजिकल थिंक करके, है ना। जैसे मोबाइल नंबर के लिए 3 वैल्यू फिक्स हुए, वही अगर एज की लिमिट होगी 18 to 56 तो वहां पे 6 वैल्यू हुए। मानते हो? इसमें किसी को डाउट है? इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग कंसेप्ट में किसी को डाउट है? सर ये कहाँ पे अप्लाई होता है? ये यही पे सिंपल लीजिए ना, यही ईमेल आपको पुट करना था, तो आपके टेस्ट केस इनपुट डेटा में आपको क्या डालना है? 2 वैल्यू डालना है। एक तो वैलिड इनपुट, कोई भी एक ईमेल आईडी डालिए, और एक इनवैलिड इनपुट। एक ही डालना है आपको, बस कोई भी एक। अगर आप 2-3 डालोगे तो उसका कुछ मीनिंग नहीं, बिकॉज इस सभी को मैं मिला के क्या बोल रहा हूँ, ये इनवैलिड में ही आता है ना। तो इसमें से कोई भी एक पिक कर लीजिए, और वैलिड में से कोई भी एक पिक कर लीजिए। बस आपने उस टेस्ट केस को 100% कवर किया, ये माना जाएगा। करेक्ट? यस सर। डाउट क्लियर? यस सर। और किसी को डाउट है कुछ? एनी डाउट इन दिस सेकंड टेक्निक? सर टेस्ट केसेस लिहिताना जर आपण एक व्हॅलिड आणि एक इनव्हॅलिड या फक्त दोनच टेस्ट केसेस लिहायचे का, काही इनव्हॅलिडीच्या जास्त लिहिल्या तर चालतात वगैरे असं काय? आता मी तेच सांगत होतो मित्रा, की तू इनव्हॅलिडीच्या जर 1 च्या ऐवजी 50 पण लिहिल्यास ना, तर तुला कोणी काहीच बोलणार नाही। मग तुला विचार कर आता, 1 लिहायची की 50 लिहायच्या? आणि 50 या फेल पण होणार आहे, हे पण मी आधी सांगतो। इनव्हॅलिडी म्हटल्यावर फेल होणार। यस, मानतोस की नहीं? यस सर। अगर आप 50 इनवैलिड डेटा दोगे तो फेल होना, ये तो मैं फिक्स बोल रहा हूँ, और आपको भी पता है। तो आपको ये लॉजिक लगाइए, आपको एक के साथ फेल करके चेक करना है कि 50 कॉम्बिनेशन के साथ फेल करके चेक करना है। इट्स अप टू योर डिसीजन। एक आपको टाइम और आपका एफर्ट नहीं से ये वेस्ट करना होगा तो आप 50 के साथ जा सकते हो, और अगर आपको स्मार्टली वर्क करके आपका काम कंप्लीट करना है तो आप एक इनवैलिड डेटा को पुट करके भी चेक कर सकते हो। ओके? ओके सर। और आप जब 50 कर रहे हो तो आपको कोई रोकेगा भी नहीं। आप कहोगे कि सर मुझे कौन पूछेगा, क्या टेस्ट लीड या कोई प्रोजेक्ट मैनेजर, आपको कोई नहीं पूछेगा। बट अल्टीमेटली व्हाट दे विल थिंक अबाउट यू, इट्स अ डिफरेंट कैसे वर्ल्ड। ओके? आप ही मान लीजिए कि आपका एक दोस्त एक टेस्ट केस को 50 बार इनवैलिड डेटा के साथ चेक कर रहा है, और आप एक बार चेक करके उसको फेल बता रहे हो, तो आप ही समझोगे कि आपका दोस्त क्या कर रहा है एक्चुअल में, है ना। आई होप इट्स क्लियर। यस सर। सेकंड क्लियर हुआ? इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग। यस सर। जो हम कैटेगराइज करेंगे वैलिड और इनवैलिड डेटा पे, हाँ बोलिए। ये रैंडमली बस अपने से कोई एक वैल्यू चूज कर लेना, या फिर उनको राइट डाउन करके रखना होगा? आपको जो भी डेटा आप यूज कर रहे थे ना, रखना होगा। नहीं देखिए, आप ये जो कॉम्बिनेशन बना रहे हो ना, ये डेटा आपको कोई नहीं मांगेगा आपने कितने कॉम्बिनेशन बनाए। बस आपने जो यूज किए हैं एक्चुअल में टेस्ट करने के लिए, वो आपको टेस्ट, वो जो टेस्ट केस का हमने कल डॉक्यूमेंट देखा था ना, उसमें लिखना पड़ेगा आपने कि आपने एक टेस्ट केस के लिए कितने डेटा यूज किए और कितनी बार टेस्ट किया, वो लिखना पड़ेगा। फिर आप उसमें इनवैलिड का कोई भी एक डेटा लिखो जिसके साथ आपने टेस्ट किया होगा, और इनवैलिड और वैलिड का एक डेटा लिखिए आप, बस मतलब एक एंट्री करिए उसमें। ओके। आपको ये पूरे लिखने की जरूरत नहीं है, और आपको कोई पूछेगा नहीं कि बताओ इनवैलिड में आपने कितने कॉम्बिनेशन बनाए थे। नोबडी विल आस्क यू। ओके? इन एक्चुअल में तो कभी कभी इतना वर्कलोड होता है दोस्तों कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव किया है आपने, ये भी कोई नहीं पूछेगा। बट एज अ टेस्टर आपको अगर श्योर होना है कि आपका एप्लीकेशन आपने चेक किया है 100%, इसलिए आप वैलिड और इनवैलिड डेटा के साथ चेक करते हो। कल जाके एक समय ऐसा आएगा कि अगर आपको हर समय मोबाइल नंबर की फील्ड वैलिडेट करनी है, तो आपका माइंड हमेशा करेक्ट मोबाइल नंबर डाल के ही उसको टेस्ट करेगा।
बहुत रेयर होगा कि आप उसको नेगेटिव डाल के चेक करोगे, बिकॉज आपको पता था वो फेल होना है और आपके पास टाइम का कंस्ट्रेंट होता है। आपको प्रोजेक्ट का टास्क कुछ लिमिटेड वीक्स में, लिमिटेड आवर्स में खत्म करने होते हैं। बट एज फॉर इंफॉर्मेशन, आता होगा तो जनरली ऐसे ही बोलिए, होता होगा ना। सॉरी बोलिए, रिपीट करिए। बेसिक सर, कभी सर बेसिक सैनिटी के लिए जब आता है प्रोजेक्ट तो ऐसे ही हाँ, होता होगा, पॉजिटिव चेक कर। बेसिक सैनिटी के लिए आता है, तब हम ऐसे करते हैं। स्मोक के लिए नहीं करते। मैंने पहले दिन कहा था कि स्मोक के लिए हम नेगेटिव टेस्ट केस नहीं देखते ना। राइट। सैनिटी के लिए आप चेक कर सकते हो। फिर भी सैनिटी में अगर वो फेल भी हुआ है तो आप उसको रिटर्न डेवलपर के पास क्यों नहीं भेज सकते? कुछ बता सकते हो? अगर मान लीजिए यहाँ पे 9 डिजिट का मोबाइल नंबर आपने डाल के चेक किया और फेल हुआ, तुरंत आप डेवलपर को बताओगे कि ये 9 डिजिट का एरर फेल हुआ? सर रिक्वायरमेंट तो 10 की रहेगी सर। डेफिनेटली यू शुड बी स्टिक विद रिक्वायरमेंट। आपको डेवलपर पहले वही पूछेगा कि रिक्वायरमेंट में देखिए आपने, आप कहोगे कि हाँ उसमें कितना लिखा है 10, तो आपने 10 के साथ चेक करने के बाद फेल हुआ है, आप कहोगे नहीं। फिर आपने क्या किया, आप कहोगे 9 डिजिट का मोबाइल नंबर डाला तो फेल हुआ, तो वो कहेगा एक्सपेक्टेड बिहेवियर है ये, बस बात खत्म। वो आपका डिफेक्ट मानेगा ही नहीं आपसे। समझ रहे हो? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? डेवलपर भी रिक्वायरमेंट के अनुसार ही कोडिंग करता है, तो वो रिक्वायरमेंट के बाहर की अगर आप उसकी गलती निकालोगे तो वो नहीं मानेगा और आपका भी टाइम वेस्ट होगा उसमें। ओके, तो ये चीजें आपको आएगी, एक्सपीरियंस काफी आएगा इसमें कि आप कुछ डिफेक्ट निकाले हो और डेवलपर उसको मानेगा ही नहीं, बिकॉज वो कुछ रिक्वायरमेंट की बात कर रहा था, तो आपको प्रूव करना पड़ता है। तो वो मैं बताऊंगा कि कैसे प्रूव करना होगा आपको, किस तरीके से प्रूव करना। चलो ये 2 मेथड समझ में आई। यस सर। नाउ थर्ड इज व्हाट द डिसीजन टेबल टेस्टिंग। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग है, समझ लीजिए। डिसीजन टेबल टेस्टिंग में होता है कि हम एक लॉजिक यूज करते हैं। कोई लॉजिक होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम जो मनी ट्रांसफर करते हैं ना अपने बैंक अकाउंट से, है ना, तो उसके लिए 3 कंडीशन मैच होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट अप्रूव्ड होना चाहिए था, है ना, अकाउंट अप्रूव्ड होना चाहिए, मतलब हम जिसको कहते हैं ना कि आपने मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी डाल के उसको वेरीफाई किया होगा। नंबर 1 मतलब आपका कोई फेक अकाउंट नहीं है, कंडीशन 1 मान लीजिए। नंबर 2 को आपको ओटीपी आना चाहिए था। अगर आपको फंड ट्रांसफर करना है तो आपको ओटीपी आना चाहिए था। वो ओटीपी आने के बाद उसको आप इनपुट करोगे तो ही आपका फंड ट्रांसफर होगा, मतलब प्रोसेस नेक्स्ट बढ़ेगा। ट्रांसफर होगा ही नहीं बोल रहा हूँ, बढ़ेगा। और थर्ड कंडीशन थी कि आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस भी तो होना चाहिए। मानते हो कि ये 3 कंडीशन लगती है आपके मनी ट्रांसफर के लिए? यस Yes सर। or no? यस सर। I'm just taking basic example। आप कहोगे कि और भी कंडीशंस है, बट मान लीजिए मैं 3 कंडीशन अभी के लिए मान रहा हूँ कि आपको मनी ट्रांसफर करना है तो आपका अकाउंट वैलिडेट होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए, या फिर हम जिसको कहते हैं कि बेनिफिशियरी एडेड या अप्रूव्ड होना चाहिए। सेकंड, ओटीपी आपको आना चाहिए उस ट्रांजैक्शन के लिए, और थर्ड कंडीशन होगी कि सफिशिएंट अकाउंट में मनी होना चाहिए। आपको ट्रांसफर करना है 10,000 और आपके अकाउंट में उससे कम अमाउंट है तो आपको नहीं होगा ट्रांसफर। ये मानते हो 3 कंडीशन? तो इसके लिए टेस्ट केस लिखनी है। अब देखिए 3 कंडीशन है और मुझे टेस्ट केस क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। देखो टेस्ट केस नंबर 1 कि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है, मतलब आपका अकाउंट अप्रूव्ड है, आपका ओटीपी भी आ गया है, वैलिड ओटीपी, और आपके अकाउंट में सफिशिएंट मनी बैलेंस भी है। अब ये तीनों अगर कंडीशन ट्रू है, डी मतलब ट्रू है, तो आपका मनी ट्रांसफर जो होगा एक्शन 1 वो एग्जीक्यूट 100% होगा कि नहीं? यस सर। सेकंड एक्शन था, मान लीजिए थोड़ी देर के बाद डिस्कस करते हैं, आपको मनी ट्रांसफर करना था, वो होगा। अब सेकंड टेस्ट केस में आपको क्या लिखना था कि यूजर का ऑलरेडी अकाउंट है, वो अप्रूव्ड है, उसके पास ओटीपी भी आया है, बट उसके पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं है। एफ मींस फॉल्स। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही जिसमें उसके पास बैलेंस चाहिए था। तो मनी ट्रांसफर तो नहीं होगी, हम ये नहीं कह सकते, बट उसको एक्शन 2 का मैसेज क्या आना चाहिए स्क्रीन पे, यू हैव इनसफिशिएंट अमाउंट और इनसफिशिएंट बैलेंस, तो ये एग्जीक्यूट होगा एक्शन, बराबर। ये एग्जीक्यूट हो रहा मतलब टेस्ट केस पास नहीं हो रही है। प्लीज मान लीजिए कौन सी एक्शन एग्जीक्यूट हो रही है कि आपकी स्क्रीन पे आपको दिखना चाहिए कि यूजर हैव इनसफिशिएंट बैलेंस इन हिज अकाउंट। ये टेस्ट केस हुई।
नेक्स्ट टेस्ट केस होगी कि यार आपके पास अप्रूव्ड अकाउंट है, ओटीपी आपका वैलिड नहीं आया, आपको एक समय तक नहीं आया या कुछ गलत आया होगा, आपके पास बैलेंस भी है। उस केस में क्या होगा, कौन सी एक्शन होगी कि ब्लॉक द ट्रांजैक्शन इन केस ऑफ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। मतलब ओटीपी नहीं आ रहा, मतलब कोई फेक यूजर आपका ट्रांजैक्शन ट्राई कर रहा होगा करने के लिए, या फिर कुछ आपका मोबाइल नंबर ही गलत होगा, वॉट एवर इट मे बी। तो उस केस में आपको क्या मैसेज दिखना चाहिए था, ब्लॉक द ट्रांजैक्शन इन केस ऑफ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, बिकॉज आपका ओटीपी गलत होगा या ओटीपी आपने मैच नहीं किया होगा, आया भी सही होगा बट आपने कुछ गलत पुट कर दिया, तो आपको मनी ट्रांसफर नहीं होगा, ये मैसेज नहीं दिखेगा, या फिर इनसफिशिएंट बैलेंस ये भी नहीं दिखेगा। आपको क्या दिखेगा कि आपका अकाउंट या फिर आपका ट्रांजैक्शन सस्पिशियस है बिकॉज आपका ओटीपी मैच नहीं हुआ। केस नंबर 4, यहाँ पे क्या होगा, अकाउंट वेरीफाइड है बट नेक्स्ट दोनों भी केस आपके क्या हो रहा है, दोनों भी केस क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो यहाँ पे भी सस्पिशियस अकाउंट वाला ही आएगा बिकॉज वो पहला कंसिडर करेगा कि ओटीपी नहीं आया, सो इट्स फॉल्स अंडर दी लास्ट दिस स्टेप, लाइक ब्लॉक द ट्रांजैक्शन बिकॉज ऑफ अनसस्पिशियस ट्रांजैक्शन। ओके, और लास्ट इस केस मानो कि आपका अकाउंट ही अप्रूव नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, वो वहीं पे आपको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, वो पॉसिबल ही नहीं होगा, है ना। मतलब आपके पास कोई अकाउंट नहीं है नेट बैंकिंग का वैलिड, तो आप मनी ट्रांसफर का तो कुछ कर नहीं सकते, आपका लॉगिन ही नहीं होगा ना, तो वहीं पे आपको फेल कर देगा। इन केस ऑफ लाइक यूजर डज नॉट एग्जिस्ट और यूजर हैज रॉन्ग पासवर्ड और यूजर नेम गिवन इन द बॉक्स। तो यहाँ पे क्या डिसीजन टेबल है, तो आपको डिसीजन लेने पड़ेगी, 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है और 3 एक्शन आने हैं। तो इस डिसीजन के बिहाफ पे आपको कितने टेस्ट केस लिखने होंगे, तो देखिए 5 टेस्ट केस लिखने हैं। इट्स सिंपल इंटरव्यू क्वेश्चन है ये, समझ लीजिए कि वो बोल रहा है कि मेरे पास 3 कंडीशन है किसी भी एक्शन को करने के लिए और एक्सपेक्टेड है 3 एक्शन, तो बताइए उसके लिए कितने ये होंगे टेस्ट केस। तो इसके लिए कोई कैलकुलेशन नहीं है, इसके लिए आपको लॉजिक लगाना है। यू कैन आस्क हिम सर कैन आई टेक 1 मिनट टू थिंक, हो गएगा यस, और तुरंत आप बस पॉसिबिलिटीज बताइए कि पहला कंडीशन फेल है, दूसरे सही है, इनका कॉम्बिनेशन बनाइए बस। करेक्ट, इसमें कोई डाउट है? बाकी स्टूडेंट कोई डाउट है इसमें? सर ये यूज कहाँ पे और किस जगह पे होगा? अब ये कहाँ पे होगा, एक्चुअल प्रोजेक्ट में अगर आपको ऐसा कंडीशन है जैसे बैंकिंग का प्रोजेक्ट है तो वहाँ पे ये 3 केस होंगे, या फिर मान लीजिए आपका कुछ होटल बुकिंग का प्रोजेक्ट है तो वहाँ पे भी लगेगा आपका क्या वेरीफाइड यूजर अकाउंट होना चाहिए, आपको एक ओटीपी आना चाहिए होगा और आपके पास सफिशिएंट बैलेंस, या फिर मान लीजिए वहाँ पे होना चाहिए कंडीशन होगी कि होटल शुड हैव सफिशिएंट रूम वैकेंट, आपको वहाँ पे दिख भी रहा है कि वैकेंट रूम अभी अवेलेबल 20 है तो आपका बुकिंग होगा। अगर वैकेंट रूम वहाँ पे 0 अवेलेबल है तो आपका वैलिड अकाउंट होने के बाद, आपके ओटीपी सही होने के बाद भी बुकिंग नहीं होगा ना आपका। यस सर। तो ये पॉसिबिलिटी कंडीशन तो कहीं पे भी आएंगे जहाँ पे आपके लिए मल्टीपल इनपुट है। देखो आपका डिसीजन टेबल में क्या बोलता हूँ मैं, वेयर वी हैव द मल्टीपल इनपुट और नंबर ऑफ कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड, है ना। जैसे आपको एक होटल बुकिंग एप्लीकेशन में होटल बुक करना है तो वहाँ पे कंडीशन क्या क्या होगी कि आपकी डेट रेंज सही होनी चाहिए थी, मतलब वैलिड होनी चाहिए, आप पास की डेट नहीं डाल रहे हो। उसके बाद वैकेंट रूम उसने शो करना चाहिए था जो कि अवेलेबल दिखाना चाहिए था, और उसकी प्राइस दिखानी चाहिए थी। तो ये सभी कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तब आपकी जाके बुकिंग होगी। तो नंबर ऑफ कंडीशन वहाँ पे होंगे तो उसको हम डिसीजन लेने के लिए बोलते हैं, मतलब डिसीजन ट्राई करते हैं क्या क्या डिसीजन पॉसिबल हो सकते हैं, या उसके लिए लॉजिक लगता है इफ एल्स, मतलब अगर आपके पास वैकेंट रूम होंगे तो आपका बुकिंग होगा, अगर आपके पास वैकेंट रूम नहीं है तो आपका बुकिंग नहीं होगा। तो इस तरीके से ये डिसीजन टेबल बनता है। और एग्जांपल और एक है, देख लीजिए, मान लीजिए आप लॉग इन कर रहे हो जीमेल में, है ना, तो वहाँ पे आपको 2 चीजें देनी है, एक आपका यूजर आईडी देना है और एक पासवर्ड देना है। टेस्ट केस 1 क्या होगा कि आपने दोनों सही दिए, यूजर आईडी और पासवर्ड, तो आप होम पेज पे लैंड हो जाएंगे। टेस्ट केस 2 में मान लीजिए आपने यूजर आईडी सही दिया बट पासवर्ड गलत दिया है, तो आपको क्या आएगा, इनवैलिड यूजर क्रेडेंशियल ऐसा कुछ मैसेज दिखाई देगा, आप होम पेज पे नहीं जा सकते हो। टेस्ट केस 3 में क्या करोगे आप कि वैलिड यूजर आईडी, मतलब इनवैलिड यूजर आईडी और करेक्ट पासवर्ड लिखोगे वहाँ पे, स्टिल आप कहोगे कि इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, और आप अगर आप दोनों चीजें गलत डालोगे तो भी आप इनवैलिड क्रेडेंशियल्स पे आओगे। तो ये 4 चीजें पॉसिबल है।
ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन बन सकता है काफी सिंपल कि मान लीजिए आपको किसी पेज पे एप्लीकेशन पे लॉगिन करना है और लॉगिन करने के लिए दो चीजें इनपुट करनी है, एक यूजर आईडी और एक है पासवर्ड। अब मैं वैलिड यूज नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आपको डिसीजन लेने के लिए इनवैलिड भी पुट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 टेस्ट डेटा या फिर 4 टेस्ट केसेस के पास इसको ये करना पड़ेगा। अब हम जनरली टेस्ट केस 1 ही फॉलो करते हैं कि भाई दोनों चीजें सही डाल के देखो और लॉगिन करो। बट नेगेटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव टेस्ट केस में आपको ये टेस्ट केस 2, 3 और 4 भी लिखनी होगी। अब ये टेस्ट केस है, ये टेस्ट डेटा नहीं है। इन डिसीजन यू हैव टू राइट द डिफरेंट टेस्ट केसेस, मतलब इस सिनेरियो के लिए आपके पास 4 टेस्ट केस होने चाहिए थे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अगर आपके लिए लॉगिन चेक करना है तो आपको 4 टेस्ट केस लिखने पड़ेंगे, 4 टेस्ट डेटा नहीं। मैं अगेन बोल रहा हूँ, यू हैव टू राइट 4 डिफरेंट टेस्ट केसेस, क्योंकि स्टेप होगी ना आपकी, स्टेप 1 पुट वैलिड यूजर इनपुट यूजर आईडी, तो स्टेप 1 में आप सही डालोगे। स्टेप 2 होगा कि एंटर योर पासवर्ड, उस स्टेप में आप गलती करोगे। तो ये तो स्टेप ही अलग अलग हुए। तो इसके लिए आप टेस्ट डेटा को बस अलग अलग नहीं बना सकते हो, आपको डिफरेंट 4 टेस्ट केस ही लिखने पड़ेंगे। ओके, इसमें किसी को डाउट है? एनी डाउट इन दिस थर्ड मेथड? बोलिए। केस 4 बना रहे हैं हम, तो टेस्ट डेटा भी मतलब इंडिविजुअली 4 ही डालने पड़ेंगे ना? अगर आपको इंडिविजुअल टेस्ट केस है तो उसका टेस्ट डेटा भी इंडिविजुअल होगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको 4 टेस्ट डेटा मिलेगा। टेस्ट 1 के लिए एक टेस्ट डेटा जिसमें आपका दोनों क्या है, इनपुट पैरामीटर वैलिड है। टेस्ट 2 में आपका बस यूजर आईडी वैलिड है बट पासवर्ड आपने कुछ भी रैंडम गलत डाल दिया, ओके, जो वैलिड नहीं है। और टेस्ट 3 के डेटा में क्या होगा, आपका यूजर आईडी आपने कुछ गलत डाला होगा और पासवर्ड आपने सही रखा होगा। और टेस्ट 4 में आपने दोनों कुछ तो इनवैलिड डाल दिया रैंडमली, इट्स नॉट नीडेड लाइक दैट। तो ये तीनों में तो आपका टेस्ट केस फेल होना है, बस आपने चेक किया। ओके, इसके बावजूद और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, देख लीजिए आप। क्लियर? एनी डाउट? यहाँ तक किसी को डाउट है फर्स्ट टॉप 3 मेथड्स में? नो सर। ओके, तो वी विल स्टॉप हियर एंड जो रिमेनिंग 2 है वो हम कब देखेंगे? अब मंडे को, है ना। कल अपना कौन सा सेशन है? एक बार अभी तक जो भी कवर हुआ है उसका मैं इंटरव्यू जैसे जो होता है इंटरव्यू क्वेश्चन वो करूंगा कवर। इसमें किसी को डाउट है? नो सर। सर इस मंडे को क्लास रहेगा क्या? सॉरी, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है दोस्त। इस मंडे को क्लास रहेगा क्या? मंडे बोल रहे हो ना, नेक्स्ट मंडे ना? मतलब 13 को सर। देखिए आप बोलो, अगर इफ यू आर नॉट देयर बिकॉज ऑफ लाइक दिवाली वैकेशन और समथिंग, तो आई कैन कंसीडर, बट मुझे तो चाहिए था कि मैक्सिमम कंटेंट कवर हो जल्दी से। आपको दिवाली वैकेशन चाहिए? सर 2-3 दिन तो दीजिए सर। ओके, एक दिन इनफ है। ओके, लेट मी शेयर फर्स्ट माय स्क्रीन। देखिए, यू कैन सी माय स्क्रीन राइट? तो आपको कब कह रहे हो, कब हुआ चाहिए आपको? 13 और 14, 3 दिन। ओके, और ये जिनको वैकेशन चाहिए वो रेगुलर सेशन करते हैं कि मतलब रिकॉर्डिंग देखे कर रहे थे अभी तक? मेरा क्वेश्चन क्या है कि जिन्होंने कहा कि उनको वैकेशन रेगुलर है, ओके चलो मान लीजिए, तो इतना तो नहीं कर सकता मैं आइदर कोई भी एक डे छुट्टी दे सकता हूँ 13, 14। और जिनका ज्यादा ऑब्जेक्शन होगा तो वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। फिर भी अगर मेजोरिटी मानते हैं कि कंटिन्यू करेंगे तो करेंगे, बिकॉज देखिए मॉर्निंग का 1 आवर आप वैसे भी वेस्ट करोगे, आई एम डेफिनेटली श्योर। स्टिल इफ यू आर गोइंग टू दी योर होम और समथिंग, स्टिल आपका ये 1 घंटा इतना कुछ बेस्ट यूटिलाइज नहीं होगा आपके लिए भी। So 1 day enough है?
1 डे इनफ है। और एंड आई विल मेक श्योर कि आप अगर होम वैकेशन के लिए भी हो तो उस एक दिन का कंटेंट मैं मैक्सिमम थ्योरेटिकल लूंगा जो आपको पता चलेगा। इट्स नॉट नीडेड विथ एनीथिंग लाइक आपको स्टार्ट करना है एक्चुअल वर्क। सो हम 13 को ले या 14 को ले? 13 ले लीजिए, कंटिन्यू रहेगा। 13 तक कंटिन्यू रहेगा या 14 को आपको मतलब वैकेशन चाहिए होगा एक दिन का तो मैं दे सकता हूँ। 13 कर दीजिए, 14 से कंटिन्यू हो जाएगा। ओके, तो आपको पूरा वीकेंड मिलेगा। ओके श्योर। सो आपको मिलेगा सैटरडे, संडे और मंडे 13। सो अगेन वी विल मीट ऑन 14 मतलब ट्यूसडे सेम एट 7। यस सर। ओके ओके अब मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, आपको कोई डॉक्यूमेंट दिख रहा है यहाँ पे? यस सर। एवरीवन कैन सी? तो देखो मैं आपको ये डॉक्यूमेंट आज देता हूँ, है ना, हमारे मैनुअल टेस्टिंग के लिए। सॉरी, इसके ऊपर टेस्ट केसेस लिखे हैं क्या ओपन कार्ड पे? हाँ सुनिए मैं अभी बता रहा हूँ, कंप्लीट सुनिए, फिर हम क्वेश्चन और एक बार देखेंगे। तो ये है आपका एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंट, है ना, मान लीजिए SRS है ना, ओपन कार्ट एप्लीकेशन के लिए। तो यहाँ पे इसकी कंप्लीट रिक्वायरमेंट दी है आपको। अब ये फ्रॉम लाइन 1 ओवरव्यू से लेके तो अप टू एंड पूरा पढ़ना है, अप टू एंड जहाँ तक शिपिंग लिखा होगा ना लास्ट, यहाँ तक पूरा पढ़ना होगा अप टू लास्ट पेज। अब ध्यान रखिए कि इसका UI ऑलरेडी डेवलप है, UI ऑलरेडी डेवलप है, मतलब आप अगर ओपन कार्ट एप्लीकेशन ओपन करोगे तो ओपन होगा। बट इफ यू रियली वांट टू मेक गुड करियर इन मैनुअल टेस्टिंग तो आपको UI नहीं देखना है, मैं पहले बोल रहा हूँ। इफ यू विल गो टू UI आप सभी टेस्ट केस परफेक्टली सही लिखोगे, बट इन एक्चुअल ऐसा नहीं होता है, आपको यूजर इंटरफेस नहीं मिलता है, बिकॉज डेवलपर भी अभी डेवलप कर रहा है पैरेलली, और आपको भी रिक्वायरमेंट बस आई है टेस्ट केस डिजाइन करने के लिए, आपको एग्जीक्यूट कोई नहीं करने के लिए बोल रहा है। तो डिजाइन कर रहे हो तो वहाँ पे गलती हो सकती है, मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। तो मैं अगर आपको ये डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ तो आपको बस ये डॉक्यूमेंट ही पढ़ना है और कोई डाउट भी नहीं पूछना है। ऐसा नहीं कि आप ट्यूसडे को आके डाउट पूछोगे, मैं जब स्टार्ट करूंगा तब आप 1 बाय 1 डाउट पूछना, बट आई एम थिंकिंग कि इसके रीडिंग के लिए टाइम लगेगा, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस ना। तो आप बस इसकी जितने भी आपके डाउट हो ना वो रखिए, मार्क करके रखिए, लिख के रखिए, जो भी हो, और वो वैलिड होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे बोला होगा कि दीज एक्सटेंशन मस्ट बी इनेबल्ड फॉर ओपन कार्ट टू इंस्टॉल प्रॉपर्ली ऑन द वेब सर्वर। अब यहाँ पे इतना ये डेटाबेस या जो डेवलपमेंट का बोला है ये हमारे काम का नहीं है, मान लीजिए, क्योंकि देखो जो डॉक्यूमेंट आएगा वो कभी कभी कॉमन होगा डेवलपर के लिए और आपके लिए। तो ये डेवलपर के लिए था कि उसने क्या लैंग्वेज यूज करनी चाहिए थी, क्या डेटाबेस यूज करना चाहिए था, कौन से सर्वर के लिए यूज करना चाहिए था। ये हमारे टेस्टिंग का काम नहीं बनता है। तो आप थोड़ा लॉजिक भी लगाइए कि क्या सच में मेरा ये डाउट वैलिड होगा, अगर मैं टेस्टिंग के हिसाब से पूछूं तो नहीं होगा, बिकॉज ये हमारे काम का नहीं है। अगर कुछ UI पार्ट आ रहा है तो हाँ ये मेरे काम का है कि भाई होम पेज कैसा दिखना चाहिए था, उस पर क्या क्या आइटम होने चाहिए थे, कहाँ पे क्या होना चाहिए, लोगो यहाँ पे राइट साइड में है ना, कौन से कलर में चाहिए था, उसका शेप क्या है, ये टेस्ट केस लिखिए आप, और इसमें डाउट पूछेंगे तो वैलिड होगा। बट आप अननेसेसरी ये डाउट पूछोगे कि सर ये PHP क्या है, ये jQuery क्या है, तो इसका कुछ मीनिंग नहीं बनेगा। अभी हमको टेस्ट करना है तो क्या करना है, सॉफ्टवेयर टेस्ट करना है, उसके पीछे बैकएंड में क्या चल रहा था वो नहीं चेक करना है। तो आपको बस ये पढ़ना है। अभी भी मैंने कुछ नहीं कहा है कि आपको टेस्ट केस लिखने हैं या टेस्ट सिनेरियो लिखने हैं, कुछ नहीं लिखना है आपको, बस आपको रिक्वायरमेंट पढ़ना है। और वो भी प्लीज डाउट मत पूछिए नेक्स्ट सेक्शन के लिए कि सर मुझे पेज नंबर 6 पे एक डाउट है, मैं सॉल्व कर भी दूंगा, बता भी दूंगा, बट वो टाइम वेस्ट होगा अननेसेसरी। और ये क्यों दे रहा हूँ मैं, क्योंकि एक्चुअल में भी आपको जैसे रिक्वायरमेंट होगा तो आपका स्क्रम मास्टर 2 या 4 दिन पहले आपको देता है रिक्वायरमेंट। अगर कॉम्प्लेक्स हुआ तो 1 वीक पहले देता है। बस आप पढ़िए, बस रिक्वायरमेंट पढ़िए। आपको डेली टेस्ट लीड आपका पूछेगा कि आपने रिक्वायरमेंट पढ़ी है या नहीं पढ़ी है ना, या उसमें कोई डाउट है वो पूछेगा आपको कि रिक्वायरमेंट में कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम वो स्क्रम मास्टर से पूछ के क्लियर करेंगे। ये होता है मेथड। तुरंत आपको टेस्ट केस लिखने के लिए नहीं बोलता है कोई, बस गो थ्रू कीजिए आपके स्टोरी से। तो हम यहाँ पे स्टोरी नहीं, हम डायरेक्टली डॉक्यूमेंट दे रहे हैं आपको, तो आपको ये बस पढ़ना है। इसमें किसी को डाउट है क्या करना है इसका एक्चुअल में? सर कितने दिन तक पढ़ना है? बट
जब तक हम एक्चुअल मैनुअल टेस्टिंग जो मैंने कल टेम्पलेट दिया था ना आपको, वो टेम्पलेट देने के बाद मैं नहीं बोलता हूँ कि हमको आज से टेस्ट सिनेरियो लिखने हैं, मतलब आपको भी लिखने नहीं बोलूंगा, हम लाइव सेशन में लिखेंगे डेली। मैक्सिमम एटलीस्ट 20-30% जो प्रोजेक्ट का काम है वो कवर करेंगे, रिमेनिंग आपको खुद होके घर पे बैठ के करना है। ओके, जो 20% स्टार्टिंग होगा वो हम करेंगे। डन? और कोई डाउट है इससे रिलेटेड? सर ये पूछना था ना। हाँ सर जनरली क्या है, जैसे जॉब ऑब्जेक्टिव से देखें तो जैसे ये अपना ई कॉमर्स का, ठीक है सर, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि हम लोग वो सिनेरियो ये भी बैंकिंग डोमेन्स और इंश्योरेंस डोमेन को भी सर थोड़ा कवर कीजिएगा। काफ़ी सारा पूछते हैं वो। नहीं, देखो अगर हम ये ई कॉमर्स का कर रहे हैं और आप चाहते हो कि मुझे हेल्थ केयर का या फिर जो भी हो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का करना है, तो आप एक्स्ट्रा खुद के एंड पे कीजिए। आप अगर चाहते हो कि मैं रिज्यूम पे पुट कर रहा हूँ कि मैंने ऑलरेडी मतलब हेल्थ केयर के डोमेन पे या फिर बैंकिंग के डोमेन पे काम किया है, बट अगर हम ये प्रोजेक्ट ले रहे हैं और आप इस पे एक्चुअल में टेस्ट लिखे हो, काम किए हो, तो यही रखो ई कॉमर्स पे काम किया है। अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे कि वहाँ पे सवाल वो जो पूछेगा उसका आप आंसर नहीं दे पाओगे। इफ यू आर पुटिंग एक्सपीरियंस देन, समझ रहे हो? ओके सर। हाँ, देखिए एक ही प्रोजेक्ट लेते समय मैं अलग अलग डोमेन का नॉलेज आपको वर्बली दे सकता हूँ, बट इन एक्चुअल आपने उस पर काम नहीं किया होगा तो आपको क्वेश्चन आंसर में दिक्कत आएगी। और आप बोल रहे हो कि इन एक्चुअल में आप 4 डोमेन के प्रोजेक्ट लीजिए, तो आपका कोर्स का लेंथ इतना बढ़ेगा कि आप पूछ नहीं सकते। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। है ना? आपका क्वेश्चन मुझे समझ में आया कि आपको बस इंटरव्यू पर्पस के लिए अलग अलग डोमेन का नॉलेज चाहिए, बट आप अगर इंटरव्यू को कहोगे कि मैंने मेरा प्रीवियस प्रोजेक्ट या प्रीवियस कंपनी में इस डोमेन में काम किया है, तो वो आपको अदर डोमेन का नहीं पूछेगा पहली बात तो। बट स्टिल अगर उसने पूछा तो आप बोल सकते हो कि आई हैव ऑलरेडी वर्क इन ई कॉमर्स बट आई कैन कोप अप विद द न्यू डोमेन एज वेल। उसको बस गारंटी चाहिए थी कि आप हेल्थ केयर में काम करोगे कि नहीं, बट आपने वहाँ पे कुछ उसको नेगेटिव इंडिकेशन दे दिया कि नहीं मुझे उसका कुछ पता नहीं है, तो अल्टीमेटली आप सिलेक्शन से बाहर हो गए। बट आपने उसको गारंटी दी कि वो डोमेन नया है, बट आई कैन कम अप टू दैट पॉइंट इफ यू गिव मी सम टाइम, ऐसा बोल दिया तो आप आ सकते हो। और कोई भी डोमेन डिफिकल्ट नहीं होता, मैं पहले बोल रहा हूँ। आप बैंकिंग लीजिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लीजिए, ई कॉमर्स लीजिए, कोई भी लीजिए, अगर जब आप उस फील्ड में जाओगे तो सब चीजें इजी होती है, बस आपको पेशेंस रखना है। ओके, और कोई डाउट है इसमें? इफ देयर इज नो डाउट वी विल स्टॉप दिस सेशन। ओके, थैंक यू। अब हम कल मिलेंगे और उसके बाद मतलब कल टीचिंग का नहीं होगा कोई पार्ट, वी विल जस्ट डिस्कस द इंटरव्यू क्वेश्चन एंड एक्चुअल टीचिंग स्टार्ट होगा आपका ट्यूसडे, है ना, आई थिंक 14 को। ओके, सो थैंक यू, वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू।